अस्सलाम वालेकुम। नए चैप्टर के साथ आज नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। नया चैप्टर क्या है, थोड़ा कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेंसिल 2 रुपए की है, और मुझे यह बताएं कि 10 पेंसिल कितने रुपए की होंगी। तो आपके माइंड में एकदम से आएगा, अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होगी? 10 पेंसिल्स हो जाएंगी 20 रुपए की हो जाएंगी। कैसे हो गई? आपने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको मैं फाइंड करने के 2 आसान से रूल बताऊंगा कि कैसे हम ये फाइंड कर लेते हैं। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 चीज़ें 2.5 रुपए की हैं, तो मुझे ये बताएं 7 चीज़ें कितने रुपए की होंगी। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक पेंसिल 2 की है, 10 इतने की है, वो टाइम आने के साथ साथ बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अक्सर सुना कि एक चीज़ जो है वो 5 रुपए की है तो 10 चीज़ें कितने की होंगी। डेली लाइफ के अंदर सुना। मैं कह रहा हूँ कि 50 मार्कर कितने के हैं? मेरे पास 200 रुपये के हैं। तो मुझे ये बताएं 2 मार्कर कितने रुपए के होंगे। समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि एक मार्कर 100 रुपये का है, तो मुझे ये बताएं कि 50 मार्कर कितने रुपए के होंगे। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ रही है तो इससे मुराद होता है कि जो भी है इसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इतना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लेवल तक ये महदूद नहीं है। जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह दोगे, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हमेशा हर हालत में, हर जगह पे, हर टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। अगर किसी टेस्ट के अंदर नहीं पूछा जाता, मानते हैं कि किसी टेस्ट के अंदर नहीं पूछा जाता, फिर भी डेली लाइफ के अंदर ये स्टैचोमेट्री का कंसेप्ट काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे आपको घर से बड़े ही कह दें कि हमने एक चीज़ लाई है 750 रुपये की, तो तुम मुझे ये बता दो कि हज़ार ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो चीज़ें हैं, वो कितने रुपए की आएंगी। तो वहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो स्टैचोमेट्री है। अभी यहाँ पे मैं पेंसिल मार्कर की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं इस ही कंसेप्ट को मैं केमिस्ट्री में लेके चला जाऊँ, क्योंकि हमने पढ़नी तो केमिस्ट्री है, ठीक है। इस ही कंसेप्ट को मैं ज़रा केमिस्ट्री की तरफ लेके चलूँ तो ये बन जाएगा स्टैचोमेट्री। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी। मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटी का पूछ रहा हूँ। एक पेंसिल एक क्वांटिटी, 10 पेंसिल 10 गुना बढ़ गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्वांटिटी का। क्वांटिटी क्या होता है? नंबर्स, या इसको लिखा जाता है मिकदार। किसी चीज़ की मिकदार कितनी है, किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दो। किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दो से मुराद ये है कि किसी चीज़ का मिकदार बढ़ा दो। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव में होता है क्वालिटी, जबकि क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी होती है। अगर मैं कहूँ क्वालिटी से क्या मुराद है, मैं कहता हूँ इस मार्कर की मुझे क्वालिटेटिव स्टडी करके दो, या मैं कहता हूँ मुझे पानी के मालिक्यूल की क्वालिटेटिव स्टडी करके दो। तो अगर इस मार्कर की क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो मैं कहूँगा कि ये मार्कर है, ये किस मटेरियल से मिल के बना हुआ है, वो मटेरियल कहाँ से हासिल किया गया है, क्या वो मटेरियल अच्छा है, क्या वो मटेरियल अच्छा नहीं है, क्या ये मार्कर ज़्यादा देर तक चलता है, क्या ये मार्कर ज़्यादा देर तक नहीं चलता। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसकी खुसूसियात के बारे में बता रहा हूँ, मैं इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इस वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करेंगी वो क्वालिटेटिव कहलाती हैं। वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरा है आपके पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मुराद है मिकदार। जैसे मैं कह सकता हूँ ये मार्कर जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कितने ग्राम इसके अंदर मौजूद है। जैसे मैं कहता हूँ वाटर है, वाटर किस से मिलके बना है? तो वाटर एक आपके पास मिलके बना है हाइड्रोजन से, और दूसरा आपके पास मिलके बना है ऑक्सीजन से। मैं कहता हूँ मुझे तुम ये बताओ कि ये वाटर का है क्वालिटेटिव एनालिसिस कि वाटर किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। मैं कहता हूँ तुम मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन कितने ग्राम
1 मोल के अंदर मौजूद है, कितने मोल हाइड्रोजन, कितने ग्राम हाइड्रोजन, या यूँ कह दूँ कि कितने ग्राम हाइड्रोजन मुझे चाहिए होगी कि मैं 1 मालिक्यूल वाटर का बना दूँ, या मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी कि मैं 1 मालिक्यूल वाटर का बना दूँ। अब मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। तो ये सब कुछ जब मैं क्वांटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो क्वांटिटी से मुराद ये है मिकदार। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास मार्कर्स की 1 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम क्वांटिटी से क्या मुराद ले रहे हैं? क्वांटिटी से मुराद ले रहे हैं कि कितने ग्राम आपके पास रिएक्टेंट होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए कितने ग्राम रिएक्टेंट आपको चाहिए। अगर आपने कम प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कम रिएक्टेंट चाहिए होगा, अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा रिएक्टेंट आपको चाहिए होगा। तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव सिर्फ नंबर्स बता रहे हैं कि कितने ग्राम, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ हैं, जिसमें आता है 1 2 3 4 5 6, जबकि क्वालिटी में कोई नंबर्स नहीं है। ठीक है, क्वालिटी में मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर मैं ये बात नहीं कहूँगा कि हाइड्रोजन कितने ग्राम मौजूद है, ऑक्सीजन कितने ग्राम मौजूद है। तो यहाँ पे 2 बातें हमने पढ़ी। क्वालिटेटिव किसी भी चीज़ की खुसूसियात क्या है, क्वांटिटेटिव किसी भी चीज़ के अंदर मिकदार कितनी है। ठीक है, मार्कर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है ये क्वालिटेटिव है, कितने ग्राम यूज़ हुआ है वो क्वांटिटेटिव है। वाटर का मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये क्वालिटेटिव है। मैं कहूँ कि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमने क्या बात की? हमने बात की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की। पहली बात की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होगी, ये पहली बात हमने की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दूसरी क्या बात करेंगे? हमें क्या ज़रूरत है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ने की? डायरेक्ट स्टैच्यूमेट्री से क्यों ना स्टार्ट करें? तो स्टैच्यूमेट्री के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं क्वांटिटी का लफ्ज़ लूँगा तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूँ समझें कि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, अब मैं दूसरी जो चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ना है केमिस्ट्री के हवाले से, इस मैथ को हमने पढ़ना है केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, या दूसरा पॉइंट ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ए से डिनोट किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर क्या है तो आपके माइंड में डेफिनेशन आ गई होगी, क्योंकि पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो एटॉमिक नंबर है। किसी भी एटम के पास प्रोटॉन कितने हैं वो एटॉमिक नंबर है। मैं क्या कह रहा हूँ? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ पे? इन एटम। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं या किसी भी एटम के पास प्रोटॉन कितने हैं तो वो कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर डिफरेंट आ जाएं तो फिर क्या होगा, तो याद रखें किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक एटम न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, जितने इसके पास नेगेटिव चार्ज इतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो हम यूँ कहें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब मैंने एक और लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया। मैं कोई भी एटम लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन सा एटम ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। ठीक है, कैसे याद करना है तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, वरना मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप पीरियाडिक टेबल लें और कापी, नोटबुक या जो भी आपकी बुक है, नोट्स हैं, उसमें पहले पेज के ऊपर स्टेपल कर दें या किसी चीज़ के साथ उसको लगा लें। ठीक है, ताकि आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये फाइंड करने में आसानी हो,
ताकि देखने में आसानी हो, जब आप बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, सेंटर में न्यूक्लियस है और साथ में ये ऑर्बिट है। सेंटर में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक आपके पास है प्रोटॉन और दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन में कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो पहले शेल के अंदर 2 आते हैं और दूसरे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो पहले के अंदर 2 आ गए, बाकी 6 यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, इसका एटॉमिक नंबर हुआ आपके पास 8। कोई और एग्जांपल लूँ एटॉमिक नंबर के हवाले से, जैसे मैं कहता हूँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 से मुराद ये है नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन या 7 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग लिखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर, तो वो डेफिनेशन क्रॉस हो जाएगी, वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा है आर का मतलब होता है या, ठीक है। और कोई मैं एग्जांपल लूँ तो आपके पास है फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपके पास 1 है, हीलियम है, हीलियम के आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सोडियम है तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 हो जाएंगे। इसी तरह चलता जाता है ये सिस्टम। पीरियाडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो पीरियाडिक टेबल में कैसे पता चलेगा कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा मास नंबर है, वो एटॉमिक मास को पढ़ने के बाद बताएंगे। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, या द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो दूसरा हमारे पास क्या बात होगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया। तीसरा तीसरी चीज़ है आपके पास एटॉमिक मास। जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो बेसिक से जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये ना हो कि लेवल का पता ही नहीं चले और डायरेक्ट फर्स्ट ईयर यहाँ पे स्टार्ट की हुई हो या कोई और क्लास स्टार्ट की हुई हो। जिस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं उनको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी हम स्टेचोमेट्री की तरफ नहीं गए, लेकिन स्टेचोमेट्री की तरफ जब जाएंगे तो फिर हम इधर नहीं रुकेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। जब मैं एटॉमिक मास बोलूँ तो आपको ये पता ही ना हो कि एटॉमिक मास होता क्या है। जब मैं बोलूँ क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, तो आपको इस बात का पता ही ना हो, तो फिर वहाँ पे बार बार बताने के बजाय पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है Z से इसको डिनोट किया जाता है। क्या होता है, देखिए कहता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। शॉर्ट में लिखिए, आप लोग पेपर के अंदर यूँ ना लिखना, नोटबुक के अंदर यूँ ना लिखना, क्योंकि इसके कोई नंबर नहीं मिलने। लेकिन यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए हम वर्ड टू वर्ड बोर्ड के ऊपर नहीं लिख सकते, इस वजह से यहाँ पे कंसेप्ट समझो और उसको फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मैं कहता हूँ किसी भी न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, वही कहलाता है एटॉमिक मास। जैसे इससे पहले हमने कहा एटॉमिक नंबर में सिर्फ हम कहते थे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक चीज़ को लेना है। लेकिन एटॉमिक मास के अंदर दोनों का सम अप लेते हैं, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का।
जब दोनों का सम अप लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स जैसे मैं कहता हूँ एटॉमिक फॉर्म में अगर ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, कैसे पता चलेगा वो भी बताता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो मैं देखूँगा इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। इसके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। जब 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना बन गया, इसका एटॉमिक मास बन गया 16 AMU। व्हाट इज़ AMU, इसको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे कि AMU से मुराद क्या है। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास अगर होता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 14 है। इस वजह से हम लिखते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मैं कहता हूँ सोडियम है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे वो मैं पहले ही लिख लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम के पास होते हैं प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम के पास प्रोटॉन होते हैं 11, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं 12। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU होता है। ठीक है, इसी तरह मैं सल्फ़र का जब लिखूँगा तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 AMU, 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। ज़रूरी नहीं है कि किसी एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं लिखता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AMU। इस चैप्टर के अंदर बार बार हम इनका तो जिक्र बहुत दफ़ा करेंगे। ऑक्सीजन हो गया, आपके पास मैं पूछूंगा नाइट्रोजन का कितना है, मैं पूछूंगा सल्फ़र का कितना है, कैल्शियम का कितना है, या मैं कहूँ हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, कौन सा हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कितना है, AMU। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म से मुराद ये है कि सिंगल एटम, एक ही ऑक्सीजन है, O2 नहीं है, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक ही है, 2 हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन एक ही है, N2 का नहीं कह रहा, N एक एटम है, N2 एक मालिक्यूल है। अभी हम एटम के ऊपर बात कर रहे हैं, मालिक्यूल की तरफ भी जाते हैं। तो एटॉमिक मास आपके पास हुआ the sum of proton and neutron present in an atom is called its atomic mass। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप साथ में लिख लें। तीसरी क्या चीज़ हमने पढ़ी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी हो गया। एटॉमिक मास से मिलता जुलता कंसेप्ट आपने तो बता दिया सर कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। अगर हम तो केमिस्ट्री के अंदर न्यू है सर, हमें कैसा पता चलेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ही है और एटॉमिक मास 14 है। तो अभी आपने क्या करना पड़ेगा, आपने लेना पड़ेगा एक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी है, इसके ऊपर 2 डिजिट लिखे होंगे। एक आपके पास होगा यहाँ पे A लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा Z। जैसे आपके पास लिखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे लिखा होगा 7 और यहाँ पे लिखा होगा 14। क्या मतलब 14 का, 14 को हमने कहा कि इससे मुराद एटॉमिक मास है और इस 7 से क्या मुराद है, एटॉमिक नंबर है। तो पीरियोडिक टेबल देख के आप बता देंगे कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, या इसके अंदर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। जैसे मैं कहता हूँ ऑक्सीजन, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे लिखा होगा 8, ऑक्सीजन है यहाँ पे लिखा होगा 16। क्या मुराद है इससे, तो इससे मुराद ये है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या 8 प्रोटॉन है। ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, A से डिनोट किया जाता है, या यूँ याद रखो A वाला ऊपर, ठीक है, और Z से मुराद होता है एटॉमिक मास। अब आपके पास ऑक्सीजन के साथ 16 लिखा है तो ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास हमेशा ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास हमेशा ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर से। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप किसी और एलिमेंट को देखो तो आप देखोगे सोडियम, यहाँ पे 11 लिखा होगा, यहाँ पे 23 लिखा होगा। तो आप क्या बता दोगे, आप ये बता दोगे कि सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक मास 23 है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ जितने भी हैं सबको पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल से देख के बता सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप था मॉलिक्यूलर मास। क्या स्टेप था? मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? इससे पहले हमने कहा एटम, एटॉमिक मास, एटम का मास। अब जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। एक एटम या एक एटम से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, किसके ज़रिए? कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जब जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। व्हेन टू एटम कंबाइन टुगेदर थ्रू व्हेन टू सेम एटम, अभी यहाँ पे और सिंपल कर रहे हैं, व्हेन टू सेम एटम आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। टू सेम एटम का भी मैं कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ। अभी डिफरेंट एटम किए तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं भी बनता, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा? H2 बनेगा। H2 क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। और कोई एग्जांपल, जैसे आपके पास एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। जैसे एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके N2 बनाएगा। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ F2 बनाएगा। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके इस तरह क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड, और इसको यूँ भी लिखेंगे Cl2 बनाएगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। मैं लिख लूँ ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड है। When two same atom join together through covalent bond then they form a molecule। मॉलिक्यूल पे यहाँ पे लेक्चर देना मेरा मकसद नहीं है, वरना मॉलिक्यूल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो वो आप पिछली क्लासेस के अंदर मुझे उम्मीद है पढ़ के आगे होंगे और आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अभी यहाँ पे मैंने कहा मॉलिक्यूल, क्योंकि बात निकली है मॉलिक्यूलर मास से, तो मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूल का पता होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल क्या है? जब दो सेम टाइप ऑफ एटम जुड़े हुए हों। ये यूँ याद रखो, मॉलिक्यूल वो बन रहे हैं जैसे आपके पास गैसेज़ हैं, जितनी भी गैसेज़ हैं वो हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह हवा है, हवा के अंदर जो हाइड्रोजन है तो वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगी। अगर मौजूद होगी, लैब के अंदर रखी है, किसी भी चीज़ के अंदर रखी है, वो हमेशा H2 के फॉर्म में मौजूद होगी। क्यों नहीं होती एटॉमिक फॉर्म में? क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ये अनस्टेबल है। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, दोनों एटम अनस्टेबल हैं। क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बना देते हैं। बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि बॉन्ड बनता क्यों है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे रिलीज़ होती है इसको भी हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल है भाई। क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाते क्यों हैं? तो स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। अभी आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, कुछ स्टेबल होना चाह रहे हो, ठीक है, या जिस चीज़ के साथ भी बॉन्ड बनाया जाता है स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाए जाते हैं। आप आपस में दोस्तियाँ करते हो किस चीज़ के लिए? स्टेबल होने के लिए, कि कल को फाइट वगैरह होगी तो दोस्त ही काम आएगा। आप कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ बॉन्ड बनाते हो, किस लिए बना रहे हो? स्टेबल होने के लिए। अगर आप ऑलरेडी स्टेबल होते तो आप किधर बॉन्ड बनाते? आप आराम से घर में बैठते। आपको फिर लोग कहते कि ये नोबल मेटल्स हैं, ये ग्रुप 8 है, ठीक है। तो कोई भी स्टेबल नहीं है। जितना बड़ा आदमी है वो कोई ना कोई बॉन्ड ज़रूर बना रहा है। किसी भी पॉलिटिशियंस को देखें, कोई भी देखें, वो क्या कह रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है? आपको पता है जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी स्टेबल होने के लिए क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। और इसको हमने क्या कहा कि ये N2 है, ठीक है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड क्यों बनाए?
एक्सप्लेन करके मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। जिसने नहीं देखा तो वो चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट के लेक्चर देखे कि ऑक्सीजन डबल बाड, नाइट्रोजन ट्रिपल बाड, हाइड्रोजन सिंगल बाड क्यों बनाता है। इसको मैंने 4 थ्योरीज के ज़रिए एक्सप्लेन किया है, VBT के ज़रिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसको मैंने साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन किया है। इसको मैंने MOT के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ मेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस चैप्टर के अंदर आपका वास्ता पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ये है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। पहले एग्जांपल देखेंगे, डिफाइन बाद में करवाता हूँ, ठीक है। चीज़ पहले समझ आनी चाहिए, समझ आ गई तो ये कभी भी आपके जहन से गायब नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगी। ये इंग्लिश की लाइन आपको भूल जाएगी लेकिन कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। जब कंसेप्ट नहीं भूलेगा तो ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलती हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का तुम मुझे ये बताओ कि एटॉमिक मास कितना है, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है। तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है तो 1 AMU, दूसरे हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है 1 AMU, तो टोटल कितना हो गया 2 AMU। इसका एटॉमिक मास 2 AMU है। बताऊंगा कि एक H2 के मॉलिक्यूल का वज़न कितने किलोग्राम हो सकता है, एक H2 के मॉलिक्यूल का वज़न कितने ग्राम हो सकता है, ये मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कंबाइन करते जाओ। जैसे मैं कहता हूँ N2 से क्या मुराद, 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखना है आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, फिर लिखना है। काफ़ी अक्सर लोगों को पता होगा, 9th 10th फर्स्ट ईयर के अंदर ये बेस बन जाती है। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 7, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना होगा 7 होगा। जब 7 होगा तो आपके पास नहीं, एक का आपके पास होता है 14, दूसरे का भी होता है 14, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 28 AMU। 7 इसका एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं देखना, एटॉमिक मास देखना है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ H2O। अब ज़रा आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। H2O के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का कितना होगा, तो 2 का होगा 2 AMU। एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, तो एक ऑक्सीजन का अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि 16 AMU होता है। दोनों को प्लस करो तो वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए कितना होता है, तो 18 AMU होता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाती है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ डैश, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे 18 AMU। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी उतना आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा, इस वजह से ज़्यादा मैं एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जैसे आपके पास है NH3, एक नाइट्रोजन है, 3 क्या है हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, तो एक ही है तो 14 लिखेंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, टोटल कितने मौजूद हैं 3, ये 14 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। प्लस कर दें 14 + 3 17 AMU। एमोनिया का NH3 का एटॉमिक मास है, निकालने का तरीका आ रहा है। अब ज़रा इस पर ख़ुद सोचें, CO2 बताओ कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसके अंदर एटम कितने हैं, एक कार्बन है, 2 क्या हैं 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का कितना होता है, तो आपने देखना है पीरियोडिक टेबल से। हमने बार बार पढ़ा है, हमें ये याद हो गया, बार बार पढ़ाया है, ये याद हो गया, लेकिन आपने अभी पीरियोडिक टेबल से देखना है। कार्बन का कितना है 12 AMU होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, ठीक है 32 हो जाएगा। 32 और 12 32 + 12 = इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, कितना 44 AMU हो गया। इतना सा आपके पास था मॉलिक्यूलर मास। अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ आओ।
मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी एटम मौजूद हैं सब एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर रहा हूँ। जितने भी एटम मौजूद हैं, जैसे इसके अंदर 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सबके एटॉमिक मास को जमा किया, सबको ऐड किया, तो मेरे पास 17 AMU आ गया। मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इन एटम्स को प्लस किया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अब देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम मौजूद हैं इन सब के एटॉमिक मास को प्लस करो, उसको क्या बोला जाता है, जो आपके पास आंसर आएगा उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, इसको AMU में लिखा जाता है, A.M.U में लिखा जाता है। मैंने मोलर मास नहीं कहा, ठीक है, मैंने ग्राम एटॉमिक मास नहीं कहा, मैंने कहा है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इनको लिखेंगे AMU के अंदर। जब मोलर की तरफ चले जाएंगे तो कुछ कंसेप्ट चेंज होंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मास। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सम ऑफ एटम करें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम भी मौजूद हैं तो उनका जो सम अप होगा वो क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसको रफ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर कोई चीज़ें याद रखने की नहीं होती, सिंपल है, ये सारी की सारी चीज़ें समझने की हैं। समझ आ गई तो 1 साल बाद भी बगैर प्रैक्टिस किए लिख सकते हो, लेकिन समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक सामने रखी और न्यूमेरिकल को रट्टा लगा रहे हैं, ऐसे नहीं समझ आती, ठीक है। तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। इस वजह से ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, इंतहाई कंसेप्चुअल है, और मैं आपको सिखाऊंगा ये चैप्टर, ठीक है। पढ़ाऊँगा और पढ़ाने से ज़्यादा मैं आपको सिखाऊँगा ये चैप्टर के कैसे सीखा जाता है। क्या पढ़ा, 4th पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पढ़ दिया। अब डिफ़ाइन करते हैं स्टोइचियोमेट्री को। स्टोइचियोमेट्री को डिफ़ाइन करने के बाद अब हम आते हैं स्टोइचियोमेट्री की तरफ। चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री, ये इसके अंदर इस्तेमाल होंगी सारी चीज़ें। स्टोइचियोमेट्री क्या है, तो स्टोइचियोमेट्री एक लैटिन वर्ड से निकला है। किससे निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। कौन सा लैटिन वर्ड, स्टाइक्योन एंड मेट्रॉन, इन 2 से निकला है। स्टाइक्योन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी तुम्हें सिंबल्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। मेट्रॉन क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट आप कहते हैं पैमाइश, किसी चीज़ को पैमाइश करना, किसी चीज़ को मेजर करना, ये इसका वर्डिंग का मतलब है, इसका वर्ड का मतलब है, ठीक है। अब इसको ज़रा डिफ़ाइन करते हैं। इससे क्या निकला आपके पास, ये लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में स्टाइक्योन का मतलब एलिमेंट्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट्स, और इससे नाम बन गया स्टोइचियोमेट्री। इससे नाम बन गया स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या है, तो पहली बात यह है, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं, कुछ स्पेलिंग कुछ ऊपर नीचे हो गई, स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। हमने कंसेप्ट के पीछे जाना है, ठीक है। स्टाइकोमेट्री क्या है, पहली बात तो ये है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है। 3 बातें, ब्रांच ऑफ साइंस है। कैसी ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें क्वांटिटेटिव, अब बात आ गई ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। किस चीज़ का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट कहाँ पे, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। आप जब लिखेंगे तो एक ही सिंगल लाइन में लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, या स्टोइचियोमेट्री को हम और क्लासिफाइड करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। अब ज़रा आज ही इसको ज़रा समझते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो हमने समझनी है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने बता दिया, एलिमेंट्स मैंने बता दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन
उम्मीद है मुझे 99% बंदों को आता होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ N2 + H2 गिव्स अस NH3, कहा जाता है बैलेंस करें, कहा जाता है बैलेंस करें। तो ये आपके पास N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। क्या मुराद है इससे? मुराद ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। नाइट्रोजन कितने? 2। यहाँ नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन कितने? 2 × 3 6। 2 × 3 कितने? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 × 2 कितने? 6 हाइड्रोजन। तो क्या एटम की तादाद आपस में बराबर है? जब बराबर है तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ वाटर H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैलेंस कैसे करना है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय 3 वेज। 3 वेज से हम भी वहाँ बताते हैं कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। अभी स्टेचोमेट्री के अंदर जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, हमेशा इससे न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो आपके पास मोल कैलकुलेशन हो जाए, वो परसेंटेज कंपोजिशन से हो जाए, या आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट से आ जाए, या थ्योरेटिकल यील्ड से आ जाए, एक्चुअल यील्ड से आ जाए, तो हमेशा न्यूमेरिकल आता है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल के साथ इक्वेशन ये गिवन होगी, और ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस भी होगी, ठीक है, ऑलवेज गिवन होती है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 2 कुछ नहीं है तो 1। कितने ऑक्सीजन? कितने ऑक्सीजन? 2। तो क्या बराबर है? तो बराबर है। इसके साथ यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब जिस तरह हाइड्रोजन है तो इधर 3 है, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 6। नाइट्रोजन के यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम काउंट करते हैं 1 × 2, तो नाइट्रोजन 2 ही है, ठीक है। इसको लिखे ना लिखे मसला नहीं है। अब ज़रा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो 99% क्लियर थे वो 100% क्लियर पे आगे होंगे, ठीक है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर सेम नंबर ऑफ़ एटम मौजूद हैं, इफ़ द नंबर ऑफ़ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ज़रा डेफिनेशंस की तरफ आए। मैंने एक क्वेश्चन लिखी 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर नेक्स्ट पूरी वीडियो होगी मोल पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ज़रा डेफिनेशन समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये कितने हैं? 2 मोल हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के साथ कोई भी आपके पास नंबरिंग नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ मैं क्या लिखूँगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है? इसके साथ क्या है? 2 है, तो 2 मोल ऑफ वाटर। मैं कह रहा हूँ जब 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो 2 मोल पानी बनेगा। When 2 mole of hydrogen combine with 1 mole of oxygen, then they will form 2 mole of water molecule। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी यहाँ पे क्लियर। अब ज़रा इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुराद ये है कैसे सवाल आ सकता है। तो सवाल आ सकता है कि अगर मैं इधर 2 मोल के बजाय मैं 4 मोल हाइड्रोजन ले लूँ, मैं यूँ ले लूँ, इधर मैं 2 मोल लिए थे हाइड्रोजन, मैं अगर ले लूँ 4 मोल हाइड्रोजन ले लूँ, इधर 1 मोल था तो मैं ले लूँ 2 मोल हाइड्रोजन, तो मुझे ये बताओ कि पानी कितने मोल बनेगा? क्या किया? क्वांटिटी को चेंज किया। जैसे मैं पहले कहता था कि एक पेन 2 रुपये का है, तो तुम मुझे ये बता दो कि मैं जब यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा तो क्या प्राइस भी इंक्रीज़ होगी? बिल्कुल होगी। अब मुझे ये बताओ कि 4 मोल हाइड्रोजन जब 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने मोल वाटर बनेगा? मैं क्वांटिटी का पूछ रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ, इधर 2 मोल बना था, मैं कहता हूँ कि 10 मोल पानी बनने के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए?
मुझे 10 मोल पानी बनने के लिए हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी चाहिए और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ आओ। दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर तो सब कुछ सेम है। तो इसका जवाब ये है कि हमेशा अगर हमने कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो उसको कंपेयर किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो कि ऑलवेज गिवन होती है। स्टोइचियोमेट्री की समझ आई कि अगर हमने फाइंड करना है कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनना है, कितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनना है, या कितना प्रोडक्ट बनने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, तो इसे हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? फिफ्थ STOICHOMETRY स्टोइचियोमेट्री को हमने डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन तो नहीं किया, हमने साथ में समझ भी लिया कि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसका मतलब क्या है। और केमिकल रिएक्शन का आपको पता है, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है रिएक्टेंट और एक का आपके पास होता है प्रोडक्ट। जब कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उससे कहा जाता है वो केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन होता है? तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट के एटम्स में रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, आगे समझेंगे इसको, कि जब रिएक्टेंट के एटम्स के अंदर रीअरेंजमेंट हो और वो दोबारा रीअरेंज हो के, जैसे मैं कह रहा हूँ ये आपके पास ये तीन एटम आपस में जुड़े हैं, ये रिएक्टेंट है। अब इनमें आपस में शफलिंग हो। शफलिंग कैसे? ये एटम यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, इधर आ गया, तो अब ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट में जियोमेट्री चेंज हो जाए, ज्योमेट्री में रीअरेंजमेंट चेंज हो जाए और जो प्रोडक्ट बन जाए, इसके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए, ज्योमेट्री चेंज होने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले इस केस में ये रिएक्टेंट था, लेकिन अब केस में जब रीअरेंजमेंट हुई है तो ये प्रोडक्ट बन गया। जब एटम्स की ये 3 एटम्स हैं, जब एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ये आपके पास स्टोइचियोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना है तो पहले वज़ू करना है आपने, इसी तरह स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करनी है, स्टोइचियोमेट्री समझना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई एडवांस मैंने इसमें कोई बात भी नहीं की। ठीक है, ज़रा इसको रिवाइज़ करते हैं, देखें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ क्या वो सब आपको क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहा। व्हाट इज़ क्वालिटिव? Qualitative means characteristics, quality, that which kind of element is present. Like in case of H2O, the two kind of element is present like hydrogen and oxygen. Then we discussed about what is quantitative. Quantitative means that how much quantity is present. How much quantity is present. Like in case of water, how much gram of water is present. How much gram of hydrogen is present. How much gram of oxygen is present. How much gram of hydrogen and oxygen combined together to form water. ठीक है, इसके बाद हमने कहा what is atomic number? The number of electron revolving around the nucleus or the number of proton present inside the nucleus is called atomic number. Then we discussed that what is atomic mass. तो हमने कहा the sum of proton plus neutron in an atom in the nuclei of an atom is called. अगर हम यहाँ पे in the nuclei of an atom ना भी कहें तो सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो और सिंपल इसको करें, the number of proton and neutron present in an atom is called atomic mass. The sum of proton and neutron present in an atom is called atomic mass. Then we studied about molecular mass. The sum of atomic masses of atom present in a molecule is called molecular mass. Then at last but not least we discussed about stoichiometry. What is meant by stoichiometry, how stoichiometry word is derived from stoichon and metron, and what is stoichiometry. Then 3 steps of defining stoichiometry. Number 1, branch of chemistry deal with quantitative analysis of element present in balanced chemical equation is called stoichiometry. मैंने यहाँ पे वर्ड्स मोल शुरू किया, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। थैंक यू।